मेरी बीवी मेरे कमरे में मेरे इंतजार कर रही थी और मैं बाहर अम्मा के सामने सर झुकाए बैठा था और उनका नया हुक्मनामा सुन रहा था, जो कि मुझे मानना काफी मुश्किल लग रहा था। मगर मैं ये भी जानता था कि अम्मा के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे उनका हुक्म मानना ही पड़ेगा। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि अम्मा, वो मेरी बीवी है, मैं उस पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। मगर अम्मा बार बार मुझे घूरे जा रही थी, कह रही थी वो तुमसे पूरे 15 साल छोटी है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो तुम्हारे हक को सह नहीं पाएगी, इसलिए खबरदार जो उसके करीब गए तो। और मैं बाहर सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि खुद पर कैसे कंट्रोल कर सकूंगा। मैं एक जवान मर्द था, मेरे अंदर भी जज्बात थे। चाहे ये शादी अम्मा की पसंद से हुई थी, मगर अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी और मेरे जिस्म से मैं इनकार नहीं कर सकता था, जिसमें अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जो उसकी संगत के लिए तड़पा जा रहा था। मगर अम्मा ने तो जो बात की तो उन मुंह जोर जज्बों पर ठंडी फुहार डाल दी। मैं खुद पर जब्त करता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो हुस्न की परी मेरे बेड पर पूरे हक के साथ बराजमान बैठी थी, अपने ही अंदर सिमटी जा रही थी। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे जज्बात मुंह जोर हो चुके थे, जिन पर बंद बांधना नामुमकिन हो गया था। इसलिए अम्मा के हुक्म को एक साइड पर रखकर मैंने उसका जेवर उतारा और फिर उसे बेड पर लिटाकर। मैं तो अम्मा की सोच पर जितना भी हैरान होता कम था। एक तो वो मेरी शादी भी करना चाहती थी, ऊपर से कह रही थी कि तुमने अपनी दुल्हन के करीब भी नहीं जाना, वरना मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मैं अजीब तरह की मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने अम्मा को बड़ा समझाया कि अम्मा ये कैसी जिद है आपकी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुद पर कैसे जब्त कर सकूंगा, आखिर वो मेरी बीवी होगी और मियाँ बीवी भला रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं। आप मेरी शादी ना करवाएं, मगर मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लें, जो खुदा ने दिया है वो आप मुझसे कैसे छीन सकती हैं। मगर अम्मा तो अपनी जिद पर कायम थी, कहने लगी कि तुम्हारी शादी करनी भी अभी है और तुम्हें अपनी बीवी से दूर भी रखना है। यूं समझना तुम्हारा इम्तिहान ले रही है तुम्हारी माँ। और मैं तो जैसे अपना सर पकड़कर बैठ गया। भला ये कैसा इम्तिहान हुआ, ऐसा भी कोई करता है क्या, वो भी अपनी औलाद के साथ, कि उसे अपनी बीवी के पास ही ना जाने दे। मगर अम्मा ने जबरदस्ती मेरे सर पर सहरा सजा ही दिया और कहा कि तुम्हारी शादी तो लाजमी होगी। मेरी अम्मा का हुक्मनामा सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी घूंघट निकाल कर बैठी हुई थी। वो मुसलसल बेड पर बैठी हुई कांप रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसके करीब गया और बेड पर बैठ गया। मैंने हौले से उसके हाथ पकड़े जो कि मुसलसल कांप रहे थे, मगर उसने एक झटके से पीछे हटा लिए। मैंने कहा, रिदा परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया तो वो बला की खूबसूरत लड़की थी। उसके हुस्न में खोकर तो मैं वक्ती तौर पर अम्मा की बात को भूल गया कि अम्मा ने मुझे बाहर बिठाकर क्या तनबीह की है। वो मेरी तरफ हिरासा नजरों से देख रही थी, जैसे मैं उसका शौहर नहीं कोई डाकू हूं जो उस पर डाका डालने आया है। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न में खो जाता और अपनी हदें भूल जाता, मैंने जल्दी से अपनी जेब में से रोनुमाई की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। मैंने कहा कि परेशान मत हो, तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मुझसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई जल्लाद नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा शौहर हूं। मगर शायद उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयां वैसी की वैसी ही रही, उनमें कोई कमी ना आई। अचानक ही वो बेड से उठी और वॉशरूम के अंदर घुस गई और मैं सोफे पर ढेर सा हो गया। भला मुझ जैसा इंसान भी कोई होगा जिसे शादी की रात अपनी बीवी से दूर कर दिया जाए। अम्मा की ज़हनियत भी अजीब थी। अगर उन्हें मुझसे अपनी बीवी को दूर ही रखना था तो मेरी शादी करने की क्या जरूरत थी भला। मगर अम्मा तो हुक्मरान थी इस घर की, उनसे भला कौन सवाल कर सकता था। मैं पेचोताब खाकर रह गया था। वो वॉशरूम से निकली तो उसके बाल गीले थे, शायद वो शॉवर लेकर निकली थी, क्योंकि उसने अपनी शादी का जोड़ा चेंज करके एक सादा सा लिबास पहन रखा था। सफेद कुर्ते में उसका हुस्न बेदाग लग रहा था। वो मेहंदी लगे हाथों से अपने बालों में उंगलियां फेर रही थी। मैं कुछ देर के लिए तो उससे नजरें ना हटा पाया,
मगर ना जाने क्यों वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। मुझे नजरअंदाज करके बेड पर जाकर सो गई और लाइट बंद कर दी। मैं भी वहीं सोफे पर ही ढेर हो गया। ये मेरी शादी की पहली रात थी, जो कि रंगीन रात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे तो अच्छा था मैं कंवारा ही रहता, कम से कम ऐसे अपनी बीवी को सामने देख कर तो ना तड़पता। ये तो एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें मैं बिल्कुल ही फेल होने वाला था। और फिर ऐसा सिर्फ शादी की पहली रात नहीं हुआ, बल्कि मैं जब जब उसके सामने जाता अपने जज्बात से मजबूर होकर उसे छूने की कोशिश करता और वो एकदम बिदक कर पीछे हट जाती, जैसे मेरे वजूद से उसे अजीब सा खौफ महसूस होता हो। ऊपर से अम्मा किसी चिंगेज खान की तरह मेरे सर पर सवार रहती। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, अम्मा हमारे दरमियान में खड़ी हो जाती। मुझे तो हैरत हो रही थी कि अम्मा इस हद तक सफाकी का मुजाहिरा कैसे कर सकती है। मैं जवान था और एक बावकार और वजीह मर्द था। मेरी अच्छी जॉब भी थी। मेरा पूरा पूरा हक था कि मैं अपनी बीवी को वो सारे हकूक दे सकूं जो मैं देना चाहता था। एक तो मैंने अम्मा की पसंद की शादी की थी, ऊपर से वो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रही थी। मुझे अम्मा के रवैये की कतन समझ नहीं आ रही थी। मैंने बारहा अम्मा से पूछने की कोशिश की कि आपको क्या लगता है, मैं कोई इतना जंगली जानवर हूं जो अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करूंगा? मैं एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान हूं और वो भी कोई इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है। और अगर इतनी बच्ची थी तो आपने मुझसे उसकी शादी क्यों की? और ये ऐसा सवाल था जिस पर अम्मा बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेती थी। शायद वो इसका जवाब मुझे देना जरूरी नहीं समझती थी। बस वो ये बात कहकर टाल देती कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ वक्त चाहिए, वो तुमसे बहुत खौफजदा रहती है। जब उसका खौफ खत्म होगा तो वो खुद ही तुम्हारे करीब आ जाएगी। मगर तुम पेशकदमी बिल्कुल भी ना करना, ये मेरा हुक्म है। अगर कभी मुझे पता चला कि तुम उसके करीब गए हो तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। और यहाँ आकर मैं वाकई बेबस हो जाता था। अपनी ही बीवी को अपने सामने देखकर उसे छू ना सकना। नए शादीशुदा जोड़े तो हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि नया नया इजहार मोहब्बत हो तो फिर एक दूसरे की संगत इंसान को सारी खुशियां दे देती है। दुनिया की फिक्रें और उलझने बिल्कुल भूल जाती हैं। मगर मेरे साथ तो ऐसा कोई मामला ना था। एक तो अम्मा मेरे सर पर जल्लाद बनकर खड़ी रहती, ऊपर से मेरी बीवी भी मुझसे 2 मील दूर रहती। जैसे मैं उसके करीब आऊंगा तो उसके सर पर कोई बम फट जाएगा, हर तरफ तबाही मिट जाएगी। न जाने वो मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों रहती थी। हालांकि मैं खुश शक्ल इंसान था। अगर कोई भी नामहरम लड़की मुझे देखती तो थोड़ी देर के लिए मबहूत तो जरूर रह जाती। ना मैं महंगा था, ना मैं लूला लंगड़ा था, फिर उसे हरदम खौफ क्यों सवार रहता था अपने ही शौहर से? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर ये जवाब मुझे मिल के नहीं दे रहा था। अगर अपनी बीवी से पूछता तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से भाग जाती, जैसे अगर इस सवाल का जवाब मुझे देगी तो शायद उसकी कोई पकड़ हो जाएगी। घर का माहौल ऐसा बन चुका था कि मैं बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया। मुझे किसी कल सुकून नहीं था। मेरी तबीयत में अजीब झंझलाहट और बेजारी सी भर गई। ना मेरी तवज्जो काम पर सही तरह से हो पा रही थी और ना मैं घर में ठीक तरीके से रह पा रहा था। हर वक्त उसे नजरों के सामने देखता था। ये सच था कि मैंने उससे मोहब्बत की शादी नहीं की थी, बल्कि अम्मा की फरमाइश पर शादी की थी। मगर मेरी अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी तो थीं, जो अपनी बीवी को देखकर जाग उठती थी। मैं उसकी कुर्बत पाना चाहता था, मगर ना वो मुझे अपने करीब आने देती थी और ना अम्मा मुझे उसके पास जाने देती थी। मैं अजीब तरह की कशमकश का शिकार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी बीवी का डर खत्म कर सकूं, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि जब तक रिदा तुमसे खौफजदा है तब तक तुम उसके करीब नहीं जाओगे। उसे तो ये तक नहीं पता कि शादी क्या होती है और मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। वो बहुत छोटी है अभी, इस तरह की सोचों से बालातर है, इसलिए उसे कभी मजबूर ना करना अपने किसी भी हक के लिए। मैं जब भी घर आता तो वो या तो किचन में होती या फिर घर के किसी दूसरे काम काज में मसरूफ होती। वो बिल्कुल खामोश रहती थी, कभी मुझसे बात तक नहीं की थी। मैं उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वो हूं हाँ में जवाब देकर वहां से खिसक जाती थी, या यूं कहा जाए कि भाग जाती थी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करने लगा कि उससे बात करूं, उससे दोस्ती तो कम से कम कायम करूं।
हम एक ही कमरे में दोस्तों की तरह तो रह ही सकते थे ना। आखिर ऐसी भी क्या ताल्लुकी मुझसे। मगर उसका वजूद शायद बर्फ की मानंद था जो पिघल ही नहीं रहा था। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मौसम काफी सुहाना हो रहा था। मैंने रिदा को ढूंढा कि उसे एक कप चाय का ही कह दूं। वो शायद किचन में ही कोई काम कर रही थी। मैं उसके पीछे से गया और उसके कान में सरगोशी की तो वो एकदम से बिदक कर पीछे हटी, जैसे बहुत ज्यादा खौफ का शिकार हो गई हो। मैंने कहा, क्या हो गया यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, मगर तुम तो हर वक्त मुझसे डरी सहमी रहती हो, जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं कोई जल्लाद हूं जो अभी अभी तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। और वो मेरी बात सुनकर एकदम से थर थर कांपने लगी, कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहे, मेरे करीब मत आइएगा। उसका जिस्म जैसे जलजलों की जद में था। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था उससे कि वो यूं खौफ का शिकार थी। मैंने कहा, रिदा क्या हो गया, रिलैक्स करो। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखना चाहा, मगर वो किचन से निकलकर कमरे की तरफ भाग गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं उसके रवैये पर बेइंतहा परेशान हो चुका था कि या खुदा, वो मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरती है। और जब मुझे इस हकीकत का पता चला तो मैं अपनी ही नजरों में शर्मसार सा हो गया। मेरे लिए अपने ही कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये सारा किया धरा मेरी माँ का ही था। उन्होंने चालाकी से हम दोनों को एक दूसरे से बदजन किया था, और ऐसा किस वजह से किया था ये जानकर मेरे होश उड़ गए थे। रिदा रात को मेरे कमरे में ही सोती थी, मगर वो तब कमरे में दाखिल होती थी जब मैं सोफे पर सो चुका होता था। मगर आज मैं सोने का नाटक कर रहा था। जब वो कमरे में आई तो मैं सोफे से उठा और एकदम से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं उससे आज ये पूछना चाहता था कि आखिर वो मुझसे इस हद तक हिरासा क्यों रहती है। वो एकदम से खौफ का शिकार होकर बेड पर सिमटी हुई बैठी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसके करीब गया, उसके पास बैठ गया। उसका हाथ थामा तो उसने झटके से हाथ पीछे हटा लिया, मगर मैंने नहीं छोड़ा और अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हें इतना जंगली और जाहिल इंसान लगता हूँ जिसे बीवी के साथ किस तरह से पेश आना है इस बात की कतन समझ नहीं है। हमारी शादी को 6 माह का अरसा हो गया है। अगर मैं कोई जंगली होता तो पहले दिन ही, पहली रात ही तुम्हारे साथ वो काम कर चुका होता, अपनी अम्मा की हुक्म अदूली कर चुका होता। मगर मैं एक बाशऊर और पढ़ा लिखा इंसान हूँ जिसकी नजर में अपनी बीवी की राय का एहतराम उतना ही अहम है जितना कि अपनी मोहब्बत। आज मुझे तुम बताओ कि तुम इस हद तक मुझसे क्यों खौफजदा रहती हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर तुम मुझसे नफरत करती थी तो मुझसे शादी क्यों की। मैंने नोट किया था कि मेरी बातें सुनकर उसकी कपकपाहट कुछ कम हुई थी। फिर उसने मुझे वो बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा शायद मैं ही अपने रिश्तों को समझने में गलती कर रहा था। इसमें कसूर रिदा का नहीं था, बल्कि मेरी माँ कसूरवार थी। वो ही थी मेरी खुशियों की कातिल, क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं थी। मैं शुरू से ही काफी ज्यादा संजीदा और मेहनती किस्म का इंसान था। मैंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर अपना मुस्तकबिल बनाया था। मेरा बाप बचपन में ही वफात पा गया था जब मैं 7 साल का था। मुझसे छोटा मेरा भाई था जो 2 साल का था। बाबा के मरने के बाद मैं और भी ज्यादा संजीदा हो गया। माँ बार बार मुझे एहसास दिलाती थी कि तुम घर के बड़े हो, तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी निभानी है, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। और माँ का हुक्म ना भी होता तो मैं खुद भी बहुत एहसास करने वाला था, क्योंकि शुरू से ही मुझे अपनी खुशियां कुर्बान करने की आदत थी। हर वो चीज जो मुझे पसंद होती वो भाई मुझसे ले लेता। अम्मा कहती कि तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तलहा भी छोटा है, तुम ये चीज उसे दे दो, और मैं फौरन से अपने हक से दस्तबरदार हो जाता। यूं ही हम दोनों जवान हो गए। तलहा जो मुझसे तकरीबन 5 साल छोटा था, वो लाहौर में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैं उधर कराची में ही अपनी माँ के साथ रहता था। मैंने शुरू से ही नोट किया था कि मेरी अम्मा की तवज्जो मुझसे ज्यादा मेरे भाई पर है। वो हर वक्त उसका ख्याल रखती। अगर अब्बा मुझे कोई चीज लाकर देते तो वो अम्मा मुझसे ले लेती। कहती थी कि तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम ये चीज उसी को दे दो।
और मैं बिला कोई एतराज किए उसे दे देता, क्योंकि मैं एक फर्माबरदार किस्म का बेटा था। मैं शुरू से एक कुर्बानी का बकरा बनता आ रहा था और मैंने कभी कोई शिकवा भी नहीं किया था कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को ज्यादा तवज्जो क्यों देती है। और जब ये राज मुझ पर खुला तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कभी अपने कदम से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे अपनी अम्मा के सारे रवैये समझ आ चुके थे। वो हमेशा हर चीज मुझसे छीनकर मेरे भाई को क्यों देती आ रही थी, क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं था, मैं अपने बाप का सगा बेटा था। मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी, मेरी पहली माँ मर चुकी थी और दूसरी बीवी यानी कि अम्मा से उनको एक बेटा पैदा हुआ था जो कि मेरा छोटा भाई तलहा था, और जिस पर माँ दिलो जान से अपनी सारी तवज्जो निछावर करती थी और मुझे घास भी नहीं डालती थी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि अम्मा मुझसे इस तरह का सलूक क्यों करती हैं, मगर जब समझ में आया तो मुझे अम्मा के हर सवाल का जवाब मिल गया। रिदा अम्मा के भाई की बेटी थी जो कि इंतकाल कर गए थे, और रिदा की माँ सौतेली थी क्योंकि रिदा के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और उसकी सौतेली माँ रिदा को अपने घर में टिकने नहीं देती थी। वो जल्द अज जल्द उसे चलता करना चाहती थी। अम्मा को अपने भाई की निशानी बहुत अजीज थी। वो चाहती थी कि रिदा का रिश्ता तलहा के साथ यानी मेरे छोटे भाई के साथ हो जाए, मगर तलहा क्योंकि लाहौर में जॉब करता था, उसकी रूटीन काफी टफ थी, इसलिए वो आ नहीं सकता था और अभी से वो शादी करके सारी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता था। मगर रिदा की माँ तो रिदा को चलता करने की फिक्र कर रही थी, इसीलिए अम्मा ने फैसला किया कि फिलहाल रिदा का निकाह मुझसे करवा दे और रिदा को अपने घर में ले आए, क्योंकि बगैर निकाह के तो रिदा की सौतेली माँ उसे हमारे घर में नहीं छोड़ सकती थी। और वैसे भी उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि तलहा के बजाय रिदा मेरी दुल्हन बने। वो काफी जल्लाद किस्म की खातून थी, अम्मा से भी 4 हाथ आगे थी, इसीलिए अम्मा ने ना चाहते हुए भी रिदा का निकाह मुझसे कर दिया। मेरी शादी में मेरे भाई ने शिरकत नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ था अपनी जॉब के हवाले से, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इसलिए अम्मा ने ये स्कीम लड़ाई कि फिलहाल रिदा का निकाह मुझसे करवा दे और जब रिदा कुछ बड़ी हो जाएगी तो मुझसे तलाक दिलवा कर वो अपने छोटे बेटे के साथ रिदा की शादी कर देंगी। इसीलिए वो रिदा को मेरे करीब नहीं आने देती थी और रिदा के जहन में अम्मा ने यह बिठा दिया था कि मेरा बेटा एक जंगली इंसान है, उसे बिल्कुल भी औरत के जज्बात की परवाह नहीं है, इसलिए गलती से भी उसके करीब मत आने की कोशिश करना, वरना वो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करेगा। रिदा की ऐसी सोच मेरी माँ ने बनाई थी, उसके कान भर भर के मेरे खिलाफ किया था ताकि रिदा मेरे करीब ना आए, और मुझसे ये शर्त रखी थी कि जब तक रिदा तुम्हारे करीब नहीं आती तुम उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। ये सारी हकीकत मुझ पर तब खुली थी जब मैं रिदा का दिल काफी हद तक अपने मुतालिक नरम कर चुका था और उसका खौफ जायल कर चुका था। रिदा ने जब मेरा नरम रवैया देखा तो उसे लगा कि शायद उसे मेरे मुतालिक गलत बताया गया था ताकि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि जब मैंने रिदा को समझाया कि देखो रिदा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करूंगा, मैं एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान हूँ, मुझे पता है कि एक बीवी के क्या हकूक होते हैं और शादी की बुनियाद तो मोहब्बत जैसे रिश्ते पर रखी जाती है। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा और मैं तुम्हें पूरी पूरी आजादी देता हूँ अपनी जिंदगी के फैसले करने की। अगर तुम मुझसे तलाक चाहती हो और तलहा से शादी करना चाहती हो तो मुझे जरा सा भी एतराज नहीं होगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और खुशी खुशी तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूंगा। मगर मैं इस तरह तुमसे कोई रिश्ता नहीं निभा सकता कि तुम्हारा शौहर भी बन के रहूं और तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं, क्योंकि यह हक तो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। मेरी बात सुनकर वो ज़ारो कतार रोने लगी, मेरे सीने से लग गई, कहने लगी मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी माँ ने आपके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया था कि आप किसी जंगली जानवर से कम नहीं है, इसलिए मैं आपके करीब आने से डरती थी, मगर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, मैं कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहती। रिदा ने जो फैसला किया मैं दिल से उससे खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि इन 6-7 माह में मैं अपने दिल में उसके लिए एक खास जगह बना चुका था और चाहता था कि उसका दिल खुद ही मेरे लिए नरम पड़ जाए, और आज रिदा का दिल मेरे लिए नरम पड़ चुका था। जब अम्मा ने ये बात सुनी तो उनके तो जैसे औसान खता हो गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई।
मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैंने आज तक आपके आगे कोई हुक्म अदूली नहीं की। मैं आपका सगा बेटा ना सही, लेकिन कम से कम मुझे एक इंसान तो समझती। मुझे वाकई माँ पर अफसोस होने लगा था कि उन्होंने एक बेटे की खुशियों की खातिर दूसरे बेटे का घर उजाड़ने का सोचा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं अब मजीद इस घर में अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि हम अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आप अपने छोटे बेटे को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि वो आपका सगा बेटा है। शायद वो आपको वैसी मोहब्बत और प्यार दे सके जो आज तक मैं नहीं दे पाया। ये कहकर मैंने रिदा का हाथ थामा और घर से निकल गया। और अम्मा पीछे खड़ी शायद सोच रही थी कि उन्हें मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब सोचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं फैसला कर चुका था। इसलिए रिदा को लेकर मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। रिदा यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसके चेहरे पर कोई डर खौफ ना था। जो पहले मुझे देखकर वो बिदक कर पीछे हट जाती थी, अब मेरे पहलू में ही चिपकी रहती थी। हमने अपने खूबसूरत अज़दवाजी रिश्ते की शुरुआत की थी, जिसमें रिदा की पेशकदमी शामिल थी। आज 5 साल बाद मैं रिदा के साथ एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था। हमारा एक बेटा भी था जो अल्लाह ने 5 साल बाद हमें दिया था और जो हमें मुकम्मल करता था।